हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज के साथ में। ठीक है, और उस सीरीज में हम लोग काफी वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, काफी क्लासेस ले चुके हैं। ठीक है, और आज हम फाइनली आ चुके हैं अपने अशोका की प्लेस पर। जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि अशोका या फिर कह सकते हैं मौर्यन एम्पायर का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, या फिर ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो वो कैसी थी। जैसे हमने महाजनपदास के बारे में पढ़ा था, तब हमने ओवरऑल एक देखा था कि किस तरीके से महाजनपदास में पूरा सिस्टम चलता है। राइट, तो इसी तरीके से हम लोग अशोका के रेन की या फिर कह सकते हैं मॉडर्न टाइम पीरियड की पूरी बातें करने वाले हैं, जिसमें हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में भी देखेंगे, जिसमें हम इकोनॉमी और या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड ऑल इन सब का एक ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। देखो, मेन आपका जो एग्जाम में रहता है ना, अगर आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो आपका बेसिकली ऐसा नहीं पूछा जाएगा उसमें कि एकदम ज्यादा फैक्चुअल डिटेल्स में नहीं जाया जाएगा। हमने पढ़ा है, अभी फैक्चुअल डिटेल्स हमने पढ़ी है। हमसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाता है कि बताओ उस टाइम पीरियड की मिलिट्री ऐसी थी, और आगे हम पढ़ने वाले हैं लेट्स से गुप्ता पीरियड, तो उस टाइम की मिलिट्री में कंपैरिजन करो। राइट, या फिर आपको इस तरीके से बोला जाएगा प्रेजेंट डे के सिनेरियो में क्या डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू द सिनेरियो ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, तो हमें उनका जो सिस्टम है वो जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्चुअल डिटेल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें उनका सिस्टम जानना है। चलो स्टार्ट करते हैं विद द पोजीशन ऑफ अशोका इन द हिस्ट्री। तो दो चार ही कुछ पॉइंट्स हैं, हम अशोका के रिलेटेड देखते हैं, उसके बाद हम मौर्यन एम्पायर से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम अशोका के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, और काफी चीजें जान चुके हैं अशोका से रिलेटेड। हमने उनका पूरा बेरी गोसा, धम्मा गोसा एंड ऑल सारी चीजें देखी थी। और मौर्यन एम्पायर के बेसिकली जो लास्ट रूलर माने जाते हैं वो बृहदत्त माने जाते हैं। ठीक है, तो इन केस आई फॉरगेट टू टेल यू दैट इन द प्रीवियस वीडियो, तो आप इधर याद रखेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग वीडियो के साथ में चल रहे होंगे। ठीक है, तो ग्रेट मिशनरी बोला जा रहा है इधर किसको, अशोका को। अशोका को ग्रेट मिशनरी रूलर बोला जा रहा है इन द हिस्ट्री। ठीक है, ग्रेट मिशनरी रूलर आपने सुना होगा, मिशनरी वर्ड को रिलेट करने की कोशिश करो अपने आप से। मिशनरी आपने सुना होगा आजकल में कि क्रिश्चियन मिशनरीज हैं इस टाइम पीरियड पर। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या है, वो अपने धर्म का फैलाव कर रहे हैं। ठीक है, चैरिटी धर्म का फैलाव वाले जो लोग होते हैं उनको मिशनरीज बोला जाता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि अशोका उस टाइम पीरियड पे क्या कर रहे थे। जब उनका जो वॉर हुआ था कलिंगा वाला, उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, उनका हार्ट चेंज हुआ था, हृदय परिवर्तन हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद में उन्होंने मिशनरी वाला काम करना स्टार्ट कर दिया था। अपना जो धर्म है, अपना जो धम्मा है, उसको स्प्रेड करने के लिए उन्होंने लोगों को भी अपॉइंट किया था, जिनको धम्मा महामताज बोला जा रहा था। ठीक है, उन्होंने इवन अपने जो बच्चे थे दो, दैट आर महेंद्र, ठीक है, एंड जो उनकी डॉटर थी, उन दोनों को भी उन्होंने श्रीलंका भेजा था। ठीक है, किस लिए भेजा था, ताकि ये जो धम्मा की पॉलिसी है इसको स्प्रेड किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि ये एक बड़े मिशनरी रूलर थे इन हिस्ट्री में। राइट, देन ही बॉट अबाउट द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे पहले एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की बात करते हैं। क्या समझते हैं आप पॉलिटिकल यूनिफिकेशन से? देखो, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन से सबसे पहले तो आपको टेरिटरी दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, कि भाई हाँ, एक अच्छी खासी टेरिटरी किसके कंट्रोल में थी उस टाइम पीरियड में, अशोका के अंडर में थी या फिर मौर्यन एम्पायर के अंडर में थी। जब से चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, उन्होंने एक अच्छी खासी टेरिटरी को एनेक्स किया हुआ था, कैप्चर किया हुआ था। तो पूरी तरीके से एक ये भी आपके पॉइंट में दिमाग में पॉइंट आया होगा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन से, कि हाँ भाई उस टाइम पीरियड में उन्होंने क्या कर रखा था, बहुत बड़ा सा जो एरिया था उनके अंडर में था। तो इस तरीके से भी वो यूनिफिकेशन लाए। अगर इनके अपार्ट भी मैं बात करना चाहूँ, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँ, या लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँ, तो अब वो एक साम्राज्य है। ठीक है, तो वहां पे वो एक तरीके का कल्चर प्रमोट करना चाह रहे हैं। ऑल दो बहुत बाइंडिंग नहीं था अशोका का कल्चर की आपको कल्चर फॉलो करना है, बट एक कल्चर को प्रमोट वो कर रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, सारी चीजों को वो जो प्रमोट कर रहे हैं, धम्मा को प्रमोट कर रहे हैं जगह पर। अपने जो ये चीजें उनको अपने प्रजा को बतानी है उसको थ्रू इंस्क्रिप्शंस बता रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक यूनिटी प्रमोट हो रही है उस चीज से। ठीक है, तो वो इसी तरीके से पूरे ऑलमोस्ट सब कॉन्टिनेंट का क्या करते हैं, यूनिफिकेशन करते हैं, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन करते हैं। ठीक है,
Then comes Asoka promotes the cultural contact between Indian states and between India and the other world too. तो इसका एक अच्छा खास एग्जाम्पल अभी हमने दिया था कि जो अशोका है उन्होंने अपने जो बच्चे थे दोनों, ठीक है, उनको भी कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। किस लिए? कल्चरल कांटेक्ट बढ़ाने के लिए। ठीक है, धम्मा क्या है, एक कल्चरल पार्ट में मान सकती हूँ धम्मा को। ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया था उन्होंने, श्रीलंका को भी भेजा था, श्रीलंका में भेजा था अपने दोनों बच्चों को। ठीक है, तो इंडिया और अदर वर्ल्ड के साथ में वो कनेक्ट हो रहे थे, इंडिया और अदर वर्ल्ड के साथ में वो कनेक्ट हो रहे थे। ठीक है, विद दैट इंडिया के जो खुद की भी अंदर स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, उनके साथ में भी उनका कांटेक्ट अच्छा खासा था। यहाँ हम एग्जांपल श्रीलंका का ले रहे हैं, सिर्फ श्रीलंका नहीं है, इधर आपका चाइना भी आएगा। ठीक है, चाइना के बाद में आप चाइना में भी अभी प्रेजेंट डे देखेंगे ना, तो कौन सा कल्चर अपनाया जाता है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन वहां पे फॉलो किया जाता है। ठीक है, थाईलैंड देखिए आप, थाईलैंड अगर आप देखते हैं तो थाईलैंड में भी आपका थेरावाद बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी इनके जो मिशनरीज थे या फिर कह सकते हैं जिनको ये स्प्रेड करना था धम्मा, उनको भेजा गया था ताकि ये धम्मा की जो पॉलिसी है वो स्प्रेड हो सके और जो उनका कॉन्टेक्ट है वो बढ़ सके, राइट। तो ये आपका चाइना, थाईलैंड, ग्रीस, आपका श्रीलंका, ये वाले रीजन जो थे इनसे अच्छा खासा कांटेक्ट था, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि वर्ल्ड के साथ में भी था। और यही एक रीजन है कि भाई जिसलिए इनको फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ द इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, बिकॉज ही वॉज कनेक्टेड विद द कंटेम्प्रेरी, उस टाइम के कंटेम्प्रेरी जो टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो साइट्स थी कंटेम्प्रेरी, उनके साथ में वो अच्छे खासे वेल कनेक्टेड थे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कुछ अशोका के बारे में बात, और अशोका के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए चीजों को। ठीक है, अगर बात करते हैं मौर्यस की, मौर्यंस की एडमिनिस्ट्रेशन की, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे अभी। बेसिकली आपको ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि भाई सोर्सेस क्या है इसके। तो दो इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जिनको हम पूरे में मानते हुए चलेंगे। ठीक है, दैट इज द वन अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, द सेकेंड इज इंडिका ऑफ मैगस्थनीज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं दोनों, आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, दिस इज योर होमवर्क टू टेल मी, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए। मेगास्थनीज कहाँ से थे, ठीक है, कौन से रूलर ने उन्हें भेजा था, कहाँ के एम्बेसडर थे जो वो मौर्यन शासन काल में इधर आए थे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आपका कौटिल्य से। तो कौटिल्य की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सप्तांग, थ्योरी ऑफ सप्तांग। इस थ्योरी में ये बताते हैं कुछ 7 एलिमेंट्स के बारे में। किनके बारे में बताते हैं? कुछ 7 एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं जो आपके स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हैं स्टेट के अंदर ये आपके कुछ 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो 7 एलिमेंट्स के बारे में सप्तांग थ्योरी में है। सप्तांग थ्योरी से ही आपको समझ में आ रहा है 7 से रिलेट कर रही है ये। ठीक है, तो देखो इसमें आपका एक किंग आते हैं, अमात्याज आते हैं, बल आता है, ठीक है, और इसमें आपके आगे फर्दर जनपद जाएंगे, दर्ग, कोश एंड मित्र। ठीक है, चलो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। वैसे तो आपको नाम से भी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अगर मैं किंग की बात कर रही हूँ तो किंग इज ऑब्वियसली, किंग को उस टाइम पे सामिन भी ये सब जो चीजें लिखी हुई है ना, ये सब हम किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं? कौटिल्य के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौटिल्य ने सप्तांग की थ्योरी दी है और उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब किंग की बात करते हैं तो किंग स्वामीन जिनको हम बोल रहे हैं या फिर किंग भी बोल रहे हैं, ये सोल है अमंग द 7 एलिमेंट्स। तो ये जो सातों एलिमेंट्स है ना, जिनके बारे में अभी हमने देखा, जिनके नाम हमने अभी देखे, उनमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट है, भाई होंगे ही, किंग है ना। अभी आप एग्जांपल लीजिए प्रेजेंट डे वर्ल्ड से, बहुत सारे मेंबर्स हैं आपके, पूरा कैबिनेट है आपका जिसमें आपके इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो पर्टिकुलर काम को संभाल रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मैं वहीं पर प्राइम मिनिस्टर की बात करती हूँ तो भाई उनका तो पोजीशन अलग है ना। तो सेम वे अगर यहाँ पे किंग की पोजीशन की बात की जाए तो वो बहुत अलग है। बेसिकली जो रूल चल रहा है वो ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है, जहां पे इन द एंड सारी पावर जो है वो आपकी किसके हाथ में है? मोनार्क के हाथ में है, किंग के हाथ में है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर कौटिल्य के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमॉन्ग द 7 एलिमेंट्स। ठीक है, और किंग को सारी पावर दी गई है। ठीक है, किंग के लिए कमिटीज ही बनाई गई है जो उनको सपोर्ट करेंगी, ऑल्दो ये बाइंडिंग नहीं है कि वो किंग जो है वो उन कमेटी की बात माने ही माने, बाकी मान भी सकते हैं। ठीक है, और जो कौटिल्य ने लिखा है इसमें वो वेलफेयर के लिए लिखा है कि भाई जो किंग है उसके पास में इतनी पावर किस लिए है, ताकि वो वेलफेयर कर सके, जो उसके इंपॉर्टेंट उसके जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि इसकी जो प्रजा है, ठीक है, उसके लिए वो वेलफेयर कर सके, उसके इंटरेस्ट में काम वो कर सके।
ठीक है। देन मूव ऑन टू द अमात्याज। अमात्याज जैसे अभी प्रेजेंट डे की बात करते हैं आपको समझाने के लिए, तो देखो अभी प्रेजेंट डे में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मिनिस्टर्स हैं। किंग है आपका, प्राइम मिनिस्टर है आपका, लेकिन उसके साथ में आपके कुछ काउंसिल मिनिस्टर्स भी हैं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अमात्याज है। अमात्याज जो है वो बहुत जो प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स हैं उस टाइम पीरियड के, उनको बोला गया है अमात्याज, जिसमें आपके मिनिस्टर्स आते हैं। जैसे अभी अभी प्रेजेंट डे के मिनिस्टर्स हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं अभी प्रेजेंट डे के, उनको अमात्याज वाली कैटेगरी में रखा गया है। और ये जो सारी हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जुडिशियल पोजीशन को कह लो, तो ये अमात्याज जो है वो होल्ड करते हैं। अमात्या किसी एक पर्टिकुलर विंग को नहीं बोला जा रहा है, अमात्या उन सारे मिनिस्टर्स को बोला जा रहा है जो आपकी ब्यूरोक्रेसी, जो आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इन सारी चीजों को, इन सारे कामों को उस टाइम पीरियड में संभाल रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका जुडिशरी भी आ रहा है। ठीक है, जिसमें आप आगे देखेंगे जो जुडिशियल वाला एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आपके अमात्याज जो है वो जुडिशरी वाला काम भी करेंगे। ठीक है, जिसमें आपके पुरोहित भी आते हैं। ठीक है, इसमें सब आपके काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं वो पुरोहित भी रहते हैं। ठीक है, चीफ्स भी रहते हैं, सारे चीफ्स जो है वो उसी के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक पुरोहित की ना बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है अमात्यास के अंदर भी। ठीक है, देखो जो पुरोहित हैं और जो सबसे बड़े चीफ जो हैं इस टाइम पीरियड के, उनको, अच्छा इस टाइम पीरियड की जो करेंसी है ना वो पानाज है। इस टाइम पीरियड की जो करेंसी है वो पानाज है। बेसिकली ये सिल्वर कॉइन्स है, बेसिकली ये सिल्वर कॉइन्स है। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स में इनकी सैलरी दी जाती थी। सैलरी किस बेसिस पे दी जाती थी? कैश में ही दी जाती थी सैलरी। ठीक है, तो जो पुरोहित, आप इनकी पोजीशन का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? इनकी पोजीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। अभी मुझे अगर किसी की पोजीशन का अंदाजा लगाना है भाई, तो हम देखते हैं कि भाई उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, उसके पास तो बड़ा बंगला है, बड़ी सैलरी मिलती है उसको, तो सैलरी मिलती है, उसी की बेसिस पर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई इसके पास इतनी सारी चीजें हैं, सैलरी अच्छी खासी है, इसकी पोजीशन बहुत अच्छी ही होगी, राइट। तो पुरोहित की उस टाइम पे जो सैलरी मेंशन की गई है ना, वो मेंशन की गई है 48,000 पानास। 48,000 पानास पुरोहित हो गए या फिर जो सबसे बड़े चीफ हैं, उनकी जो सैलरी है वो 48,000 पानास इधर अप्रोक्सीमेटली लिखी हुई है। ठीक है, और इनसे थोड़े से जो और इम्पोर्टेंट चीफ्स वगैरह हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो सैलरी है समवेयर 24,000 पानास भी लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से सब और डिवाइडेड है। कम से कम जो सैलरी आपकी दी जाती है, वो जो लोअर वर्क करने वाले हैं सबसे ज्यादा, उनको इवन 10 to 20 पाना सैलरी भी दी जाती है। इतना कम सैलरी भी दी जाती है, इतनी ज्यादा सैलरी भी आपको ऑन द अदर हैंड देखने को मिल रही है, राइट। सम जो आपके लोअर वर्क मिनिस्टर्स हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल पर जो काम कर रहे हैं, उनको 60 पानास भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके का डिवीजन है आपका। रिच पुअर के बेसिस पर भी आपका डिवीजन है, एक मेजर डिवीजन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, राइट। और आपके वर्णाश्रम सिस्टम तो चल ही रहे हैं, हायरार्की सोसाइटी में है ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपने अमात्यास के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ते हैं बल के बारे में। देखो यहाँ पे बल लिखा हुआ है, सम प्लेसेस पर आपको कुछ जगह अगर आप देखेंगे ये 7 सप्तांग के बारे में, तो आपको कहीं कहीं यहाँ पर दंड भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों के ही बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे बल लिखा हुआ है, दंड का क्या मीनिंग है? देखो बल का मतलब है आपका मिलिट्री से रिलेटेड। बल आपको क्या दर्शा रहा है? आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी मिलिट्री कैसी है, वो आपका बल को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं पे अगर मैं दंड की बात करूं, तो दंड आपकी पनिशमेंट को शो कर रहा है। पनिशमेंट किसके रिगार्डिंग हो सकती है? जस्टिस, जस्टिस के रिलेटेड आपका ये बात करेगा। ठीक है, दंड में आपका जस्टिस से रिलेटेड बात की जाएगी। ठीक है, और फोर्स के बारे में भी बात की जा सकती है कि आप किस तरीके से फोर्सफुली पनिशमेंट दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम बल की बात करते हैं तो वहां पर आपके मिलिट्री की स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। चलो पहले थोड़ा सा बल के बारे में देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ दंड के बारे में। आई होप चीजें क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, बल, मॉडर्न आर्मी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेनापति। देखो जो हेड ऑफ द आर्मी है, चीफ एंड कमांडर जिनको बोलते हैं हम, वो है आपके सेनापति जी। ठीक है, तो सेनापति जो है वो हेड है। ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा है ना, सेनापति नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि समवेयर द पर्सन इज रिलेटेड टू आर्मी, कहीं ना कहीं तो आर्मी से रिलेटेड है। तो ये है आपके चीफ एंड कमांडर ऑफ द आर्मी, सेनापति। ठीक है, अंडर होम देयर वर सेवरल अध्यक्ष एंड सुपरिंटेंडेंट्स। ठीक है, देखो हायरार्की आपकी हर जगह पे आपको मिलती ही मिलती है। अभी भी आप देखते हैं, आप आर्मी को देख लीजिए, तो आर्मी में भी आपको बहुत हायरार्की देखने को मिलती है। आप सिविल सेक्टर्स देख लीजिए, वहां पे भी आपको हायरार्की देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो सेम वे में यहाँ पे भी आपको हायरार्की देखने को मिल रही है कि सबसे ऊपर जो है वो सेनापति जी है।
ठीक है, सेनापति जी के ऊपर कोई नहीं है आर्मी में। उनके नीचे आपको काफी सारे अध्यक्ष देखने को मिलते हैं जिनको आप सुपरिंटेंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट विंग्स के हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स डिवाइड की गई हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई आर्मी से बिलोंग करता है तो आपको पता होगा कि हाँ, बहुत सारी यूनिट्स डिवाइडेड रहती हैं, काफी सारे विंग्स डिवाइडेड रहते हैं, जिनके अलग अलग लीडर्स होते हैं, अलग अलग हेड्स होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अध्यक्ष सुपरिंटेंडेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट विंग्स के, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के, जिनके जो ओवरऑल हेड हैं वो है हमारे सेनापति जी। ठीक है, तो इनको जो सैलरी दी जाती है वो भी कैश में ही दी जाती है। ठीक है, आपके जो बहुत जो चीफ्स हैं, आपके जो अमात्यास कह सकते हैं, ये लोग जो है इनकी सैलरीज एकदम फिक्स है। ठीक है, इनके जो पे स्केल, मेथड ऑफ पेमेंट है वो क्लियरली लिखे हुए हैं। ठीक है, ऑल दो और जो छोटे छोटे लोग हैं या फिर जो मिनिमम वर्क कर रहे हैं, उनकी जो चीजें हैं वो इतनी क्लियरली लेट डाउन नहीं की गई हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी बल या फिर मिलिट्री की। थोड़ा सा बात कर लेते हैं दंड के बारे में भी। ठीक है, दंड से आपका क्या मतलब है? जस्टिस या फोर्स आपका दंड से मतलब हो रहा है। ठीक है, आप किसी के लिए आप दंड कब देंगे? जब आप जस्टिस कर रहे हैं, आप कुछ न्याय कर रहे हैं कि हाँ भाई तुमने गलत किया है, तुमने सही किया है, तुम्हें गलत का दंड मिलेगा। ठीक है, लेकिन दंड अभी हम लोग जो देखते हैं, हमें इक्वलिटी दिखाई देती है कि चाहे कोई भी कुछ करेगा, मान लीजिए चाहे वो लोअर वर्ग से बिलोंग करता है, चाहे वो अपर वर्ग से बिलोंग करता है, पनिशमेंट दोनों के लिए अभी प्रेजेंट डे में सेम है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पीरियड की बात करें तो उस टाइम पर जो वर्णा सिस्टम है वो बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट था। जो वर्णा सिस्टम है वो बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट था, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। राइट, तो वर्णा सिस्टम में क्या है? शूद्राज सबसे नीचे है, वैसे आज उसके ऊपर, क्षत्रियाज उसके ऊपर और ब्राह्मण आज उसके ऊपर है। ठीक है, तो अगर जो सेम मिस्टेक है, मान लीजिए एक सेम मिस्टेक की गई है बाय ऑल द फोर वर्णास, ठीक है, तो उनके पनिशमेंट में भी डिफरेंसेस, लेकिन फिर भी उनके पनिशमेंट में जो है वो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ब्राह्मणास की बात करें तो उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे कि उनको उस पनिशमेंट के लिए शायद कुछ सिर्फ एज अ पेमेंट ही देनी पड़े सिर्फ। ठीक है, आपको कोई लेबरर की पनिशमेंट ना मिले, आपको कोई फिजिकल पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, वहीं पे अगर क्षत्रियास की बात करें तो उनको कुछ डिफरेंट पनिशमेंट मिलेगी इन कंपैरिजन टू द वैश्यास, उनको बहुत हार्ड पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, और शूद्रास के लिए तो बात ही मत कीजिए, इतनी हार्ड, इतनी टिपिकल सीवर पनिशमेंट्स उनको दी जाती हैं, तो पनिशमेंट्स में भी आपका डिफरेंसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका दंड वाला है, बस इसमें इतना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद, तो जनपद हमने पढ़ा है, जनपद टर्म ही आपका टेरिटरी से आता है। ठीक है, जनपद आपके कौटिल्य जो है सप्तंग की एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, यूनिट है, उसको जनपद बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि देखो, आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कहीं से टैक्स वसूल रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक फिक्स टेरिटरी चाहिए कि हाँ भाई ये टेरिटरी मेरी है, इसके अंदर मैं रूल करूंगा, इसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, इसके अंदर मैं वेलफेयर करूंगा लोगों का, यहाँ से मैं टैक्स लूंगा, एंड एवरीथिंग विल गो ऑन विद इन द टेरिटरी ओनली। तो इसी पर्पज से आपकी टेरिटरी जो है, टेरिटोरियल सोसाइटी जो है, वो एक इंपॉर्टेंट पोर्सन है आपके सप्तांग का। ठीक है, आपको पता है जन का मीनिंग क्या है? Jan denotes people and Pad denotes the territory where these inhabitants permanently resides and the welfare reforms required for these people. ठीक है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, दर्ग, दर्ग का मतलब क्या होता है? फोर्टिफिकेशन होता है। कौटिल्य बताते हैं कि भाई फोर्टिफिकेशन का बहुत मेजर रूल है डिफेंस के लिए। ठीक है, अगर आप फोर्टिफिकेशन कर रखा होगा आपने, तो मान लीजिए अगर कोई इन्वेजन करता है, कोई हमला करता है, देखो मेरा घर है वो चारों तरफ से खुला हुआ है, किसी ने हमला किया तो मेरे लिए बचना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सोचो जरा दिमाग से, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर चारों तरफ से उसमें बाउंड्री हो रखी है, दीवार लगी हुई है, क्लोज है, तो मेरे लिए बचना भी आसान काम हो जाएगा और सामने वाले के लिए इन्वेजन करना भी, उसको हमला करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन इधर है। कौटिल्य बोलते हैं कि भाई फोर्टिफिकेशन जो है वो एक बहुत ही ज्यादा असेंशियल कंपोनेंट आपका है डिफेंस के लिए। ठीक है, स्पेशली जो आपकी कैपिटल है, टेरिटरी है, उसको आप फोर्टिफिकेशन करके रखिए। ठीक है, आपका फोर्टिफिकेशन भी जो है अलग अलग तरीके का है, कि जो आपका कैपिटल का जो फोर्टिफिकेशन है, जो आपका कैपिटल का जो फोर्टिफिकेशन है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद में आपका होल टेरिटरी का फोर्टिफिकेशन भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका समवेयर स्टोन से भी किया जाता है, एंड समटाइम्स मड से, मड के रैम्पार्ट बना के भी किया जाता है, बड़ी बड़ी दीवारें मड की बनाई जाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे आपके हाइटेड वॉल्स भी बनाई जाती हैं, जो आपके स्टोन से बनती हैं, अदर मटेरियल से बनती हैं। तो ओवरऑल मीनिंग ये है कि फोर्टिफिकेशन को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, आपने
देखा था कि पाटलिपुत्र, अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र को क्या किया था, फोर्टिफिकेशन किया था। ठीक है, फोर्टिफिकेशन किया था किस लिए, बचने के लिए जो अटैक बाहर से आ सकते हैं उनके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोष की। ठीक है, ठीक है, कोष का क्या मतलब है, ट्रेजरी। कोष का क्या मतलब है, ट्रेजरी। ठीक है, तो ट्रेजरी जो है उसको बहुत एक इंपॉर्टेंट, एक असेंशियल पार्ट बताया गया है। भाई देखो, जब तुम्हारे पास पैसा होगा देन ओनली यू कैन गो विद द वेलफेयर, राइट। आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, राइट। आपका स्टेट है उसको आपको पूरी तरीके से चलाना है तो आपको ट्रेजरी तो मेंटेन करनी ही होगी, राइट। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है आपके स्टेट के लिए। ठीक है, देन कम टू द मित्र। देखो यहाँ पे भी मित्र भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाता है, बिकॉज इट्स मीन्स अलाइज। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कंडीशन ये भी हो सकती है मित्र बनाने की कि आपकी लड़ाई हो रही है या फिर आपके आसपास में कोई बड़े रूलर हैं जिनसे आपको पता है आप नहीं जीत सकते, आप क्या कर लीजिए, उनसे फ्रेंडशिप कर लीजिए, कहीं ना कहीं तो बच ही जाएंगे, है ना। अब लड़ाई हुई तो दोनों ही डिस्ट्रॉय होंगे, उनको भी पता है कि ये भी कम नहीं है, उनको भी पता है ये भी कम नहीं है, तो दोनों अलाइज बन जाए बेटर है। नहीं तो आपने इतिहास में आप आगे आगे पढ़ेंगे तो इतिहास आपको ये सिखाएगा कि जब 2 या 3 बराबर लोगों में लड़ाई होती है ना, जब 2 या 3 बराबर लोगों में लड़ाई होती है तो डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए अलाइज बन जाते हैं। ठीक है, और कौटिल्य कहते हैं पॉलिटिकल आइसोलेशन मीन्स दैट, तो मतलब वो पॉलिटिकल आइसोलेशन के बिल्कुल खिलाफ है, या आप पॉलिटिकली अकेले हैं, बिल्कुल ये ठीक नहीं है, आपके अलाइज होने चाहिए, आपके मित्र होने चाहिए। ठीक है, तो कौटिल्य प्रोसीडेड टू कंसिडर द मित्र और द अलाइज एज अ वाइटल फैक्टर। ठीक है, तो वाइटल फैक्टर की तरह बताया गया है अलाइज को। ठीक है, अब ये ही एक तरीका नहीं है कि भाई आपने लड़ाई से बचने के लिए किया, हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप नॉर्मली भी हो जाए। तो ओवरऑल अलाइज को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया गया है बाय कौटिल्य। ठीक है, तो ये थे आपके 7 सप्तांग। ठीक है, जिसमें आपने अगर ध्यान से देखा तो आपने जो किंग है, किंग को इधर नाभि लिखा हुआ है, किंग के लिए इधर नाभि वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है दिस इज व्हाट, आपकी जो नाभि है उससे आपकी जो सारी वेन्स हैं, जो आपकी सारी नर्व्स हैं वो कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, इट इज अ सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, तो इसी तरीके से किंग को इधर कनेक्ट किया गया है। फिर आपके अमर्त्याज हैं, फिर आपके मित्र हैं, मित्र मीन्स अलाइज, अमर्त्याज मीन्स मिनिस्टर्स, दर्ग मतलब फोर्स, जनपद मीन्स टेरिटरी या फिर पब्लिक ओपिनियन को भी इधर दर्शाया गया है। कोस्ट ट्रेजरी, बल मिलिट्री स्ट्रेंथ, और अगर दंड लिखा आ जाए, और अगर दंड लिखा आ जाए इट इज जस्टिस और फोर्स, इट इज जस्टिस और फोर्स। ठीक है, चीजें सिंपली पढ़ेंगे, चीजें आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन देखें तो हमें पता है कि भाई ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ऑटोक्रेटिक, देखो ये कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें आप लोग काफी कंफ्यूज भी हो जाते होंगे कई बार। ठीक है, ऑटोक्रेटिक हो गया आपका, अरिस्टोक्रेटिक हो गया आपका, ब्यूरोक्रेटिक है, इतने सारे टर्म्स आपको सिमिलर मिलते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो, इन सारे जो ऐसे टर्म्स होते हैं उनको आपको डिफ्रेंशिएट करके, जैसे ऑलिगार्की है, तो इन सब चीजों में मैं आपको डिफ्रेंसिएशन करके एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, बट प्रेजेंटली आप ऑटोक्रेटिक का मीनिंग समझ लीजिए। ऑटोक्रेटिक एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें मोनार्क है, जो राजा है, उसके पास में एब्सोल्यूट पावर है, उसके पास में एब्सोल्यूट पावर है, जो सारे डिसीजन है इन द एंड लेने राजा को ही है। ठीक है, उसको एडवाइस देने के लिए जो लोग हैं वो चाहे तो उनकी एडवाइस ले, चाहे तो ना ले, एडवाइस लेके भी ना सुने तो वो कोई बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर। ये है आपका ऑटोक्रेटिक रूल। ठीक है, तो ऑल द पावर इन द हैंड्स ऑफ रूलर, किंग वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिल और द एडवाइस ऑफ द काउंसिल वॉज नॉट बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग नहीं है कि भाई जो काउंसिल बना रखी है उसकी बात अगर राजा ने नहीं सुनी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना हुआ है वहां पे। ठीक है, तो राजा की मर्जी है, अच्छा लगा सुनेंगे, नहीं लगा नहीं सुनेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाई ऑफिसर्स वर चूजन फ्रॉम द काउंसिलर्स। ठीक है, बेसिकली ये बताया गया जो भाई पहले से काउंसिलर बने हुए हैं, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल बनी हुई है, वो सब लोग मिलकर अगर कोई नया आना होता है ऑफिसर वगैरह तो उसको मिलकर के चूज कर लेते हैं। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू द प्रोविंसेस एंड ईच प्रोविंसेस वॉज अंडर अ प्रिंस। जो आपका एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो मौर्यन एम्पायर जो है आपका प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, और प्रोविंसेस को, पर्टिकुलर प्रोविंस को आपके जो प्रिंस है वो हेड कर रहे हैं। जैसे आपने देखा था आपके जो अशोका है, बिंदुसार के, बिंदुसार कौन है, बिंदुसार कौन है, फादर ऑफ अशोका एंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य।
ठीक है। तो बिंदुसार के रीन के टाइम पे, बिंदुसार के टाइम पीरियड पे जो अशोका है वो क्या कर रहे थे, वो एज अ गवर्नर एक्ट कर रहे थे प्रोविंसेस के, ठीक है। जैसे कि आपका उज्जैन है, जैसे आपका तक्षशिला है, ठीक है, उज्जैन एंड तक्षशिला, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ जो प्रोविंसेस हैं आपकी बेसिकली उनको जो हेड करते हैं प्रिंस करते हैं उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। आपके बिंदुसार के कितने बेटे थे, नियर अबाउट 1000, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 100, ठीक है। अदर डिपार्टमेंट्स, अगर हम जुडिशियल या फिर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो देखो जुडिशियल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो आपको कौटिल्य ने 2 तरीके के कोर्ट्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अभी भी कोर्ट्स आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखते हैं, पहले नाम देखते हैं। धर्मास्थियास, ठीक है, द वन इज धर्मास्थियास एंड द सेकंड वन इज कंटक शोधनास, द सेकंड वन इज कंटक शोधनास, ठीक है। जो आपका धर्मास्थियास है वो आपका सिविल कोर्ट है, जो आपका धर्मास्थियास है ये आपका सिविल कोर्ट है, एंड जो आपका कंटक शोधनास है ये आपका क्रिमिनल कोर्ट है, ये आपका क्रिमिनल कोर्ट है। तो अभी भी आपने सुना होगा सिविल कोर्ट, जहां पे आपकी डिस्ट्रिक्ट बड़ी बड़ी है वहां पे आपके सिविल कोर्ट आपको अलग मिलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट अलग मिलते हैं। इवन नाउ डेज तो जहां पर अबव 10 लाख पॉपुलेशन है वहां पे फैमिली कोर्ट्स भी अलग मिलने लगे हैं, ठीक है। तो आपके ये जो कोर्ट्स हैं, मान लो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उनमें आपके जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं, क्रिमिनल आपके जो केसेस हैं उनको संभाला जाएगा। नॉर्मल सिविल केसेस हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस हो गया सिविल में संभाल लेंगे, अगर मर्डर से रिलेटेड कोई केस हो गया तो क्रिमिनल में देखा जाएगा। तो इस तरीके से 2 केसेस आपके जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 2 कोर्ट जो है आपको इधर देखने को मिलते हैं, ठीक है। दैट इज द धर्मास्थियास एंड द कंटक शोधनास, ठीक है। और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, मान लो जो आपकी कैपिटल है उसमें जो आपका कोर्ट बना हुआ है उसको जो हेड कर रहा है, उसको जो चीफ जस्टिस है उसको हेड करने वाला, उसको बोला जाता है आपका धर्म अधिकारी, उसको बोला जाता है आपका धर्म अधिकारिन, ठीक है। तो नाउ डेज जो चीफ जस्टिस है अगर उस टाइम पीरियड में कंपैरिजन किया जाए तो उनको धर्म अधिकारिन बोला जाता है, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट्स भी हैं जो उनको मेंटेन करते हैं, जैसे प्रोविंशियल लेवल पर है आपके कैपिटल, प्रोविंशियल कैपिटल्स पर है आपके, डिविजन्स पर है आपके, डिस्ट्रिक्ट पर है, तो उनको कौन देखता है, उनको अमात्यास देखते हैं या फिर आपके प्रदेश देखते हैं, ठीक है। ये भी एक ऐसी ही टर्म है जो आपके क्रिमिनल जो केसेस है उनको दबाती है, उनको देखती है, उन्हीं के लिए बोला गया है। एंड समवेयर यू विल फाइंड कि इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी रिलेट किया जाता है प्रेजेंट डे के, ठीक है। चलो, आई होप चीजें समझ में आ रही हैं, प्रेजेंट डे से रिलेट करते हुए चलो चीजें अपने आप समझ में आएंगी। देखो क्या डिफरेंस है, राजा था उस टाइम पे फिर भी ऐसा हो रहा था, आगे आप और राजाओं को देखेंगे तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे ना कि कौन सा राजा अच्छा था, कौन सा राजा क्या, कैसा माइंडसेट था किस राजा का, ठीक है। चलो, एस्पियोनेज डिपार्टमेंट, एस्पियोनेज का क्या मीनिंग होता है, एस्पियोनेज का मीनिंग होता है जासूसी, एस्पियोनेज का मीनिंग होता है जासूसी, ठीक है। तो एस्पियोनेज डिपार्टमेंट भाई उस टाइम पीरियड पे इंपॉर्टेंट थे कि क्या हो रहा है आसपास वाले राज्यों में, ये देखें हम जरा, ठीक है। तो एस्पियोनेज डिपार्टमेंट एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था, स्पाइस थे जो इन्फॉर्म करा करते थे एम्परर को अबाउट द ब्यूरोक्रेसी, अबाउट द मार्केट, ठीक है। जो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स लिए हुए हैं, उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी बताएंगे, जो मार्केट है उनके बारे में बताएंगे, एंड सम टाइम्स जो आपके आसपास आस पड़ोसी देश हैं आपके उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्पाइस, 2 तरीके के स्पाइस बताए गए हैं। संस्थान, संस्थान से आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं जो स्थायी है, जो स्टेशनरी है, ठीक है, उनको आपने संस्थान बोला गया है। एंड जो संचारी हैं उनको वेंडर बोला गया है, मतलब जो घूमते घूमते आपकी जो जानकारी जासूसी करते हैं वो कौन हो गए, आपके संचारी हो गए। और जो स्थान, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया कि भाई आपको इस एरिया में ही देखना है, आप स्थानीय है, तो आप क्या क्या हो गया, ये संस्थान हो गया। ऑल दो स्पाइस के बारे में किसी को पता नहीं रहता ना ये जासूसी कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना संस्थानी से यही ये मत समझ बैठना, ठीक है। बाकी जो आपके गुदा पुरुषार्थ हैं ये सीक्रेट एजेंट्स जो हैं, डिटेक्टिव जो हैं या फिर स्पाइस जो हैं, उनको सीक्रेट एजेंट्स को क्या बोला जाता है, गुदा पुरुषार्थ बोला जाता है, ठीक है। और ये गुदा पुरुषार्थ जो है इनको कौन कंट्रोल करता है, दे आर हेडेड बाय होम, कौन हेड करता है इनको, तो इनको हेड करते हैं महामत्य पसरप्पा, ठीक है। तो इनको हेड करते हैं महामत्य पसरप्पा, ठीक है।
These agents were picked from different segments of the society. अब एक ही जगह से एक ही सेगमेंट से ले लेंगे तो स्पाइस का काम कैसे करेंगे, अलग अलग सेगमेंट से लिए जाते हैं, अलग अलग रीजन से सोसाइटी के लिए जाते हैं. There were also agents called विषकन्यास, poisonous girls. ठीक है, तो विषकन्यास भी हमें उस टाइम पीरियड पर देखने को मिलती हैं. विषकन्यास क्या होती हैं, जैसे जिनके अंदर, ऐसा भी आपने कहीं कहीं देखा होगा, आप कोई सीरियल से रिलेटेड देखा हो या फिर कोई मूवी देखी हो इससे रिलेटेड, तो ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर विष होता है. अगर वो किसी को टच कर देंगी, डंक कर देंगी तो क्या होगा, द पर्सन विल बी किल्ड, राइट. या फिर वो किसी को अल्कोहल में पॉइजन मिला के अगर पिला देंगी तो क्या होगा, वो इंसान मर जाएगा. बेसिकली ये इसी के लिए काम आते हैं, एनामी के लिए. ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड मैं एक आपको थोड़ी सी कहानी सुनाती हूँ. ठीक है, देखो, आपके नंदास के एक रूलर थे. ठीक है, नंदा के एक रूलर थे अमर्त्य राक्षस. ठीक है, नंदा के एक रूलर थे, नंद डायनेस्टी के एक रूलर थे, क्या नाम था उनका, अमर्त्य राक्षस. ठीक है, उन्होंने चंद्रगुप्त को मरवाना था. उन्होंने चंद्रगुप्त को मरवाना था. उन्होंने क्या किया, एक विष कन्या को एज अ डांसर भेज दिया चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में. ठीक है, वहां पे तो हमारे चाणक्य है ही है. ठीक है, तो चाणक्य को कुछ सस्पेक्शन हुआ उनके ऊपर, कुछ सस्पेक्शन हुआ उनके ऊपर कि भाई कुछ गड़बड़ है. ठीक है, तो चाणक्य ने क्या किया, वो जो विष कन्या को भेजा गया था उनको बोला, उनको अगले ही दिन जो उनके खुद के इनामी थे परवटक, ठीक है, उनके यहाँ भेज दिया, उनके यहाँ भेज दिया. और अगले दिन क्या पाया गया, अगले दिन पाया गया कि वो जो उनके इनामी है वो डेड है, वो किल कर दिए गए हैं बाय दैट विष कन्या. तो ये है कि भाई नंदा के जो थे, उन्होंने, नंदाज ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को किल करने के लिए भेजा था. चाणक्य ने अपने सुध-बुध से उनको बचा लिया था. ठीक है, तो ये इस तरीके से भी विष कन्याओं का यूज किया जाता था. आपको समझ में आया होगा इससे कुछ, ठीक है, रिलेट कर पाए होंगे आप कुछ. ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं कि किस तरीके से फॉरेन अफेयर्स को देखा जा रहा था. ठीक है, तो फुल फ्लेज्ड एम्बेसडर जो है, फुल फ्लेज्ड एम्बेसडर मतलब जिनको, जो वेल क्वालिफाइड है, जो वेल क्वालिफाइड है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है. ठीक है, तो ऐसे एम्बेसडर जो हैं उनको बोला जाता था निसरी हर्ता दूत. ठीक है, निसरी हर्ता दूत या फिर निसरी हर्ता दूता, कम बोल लो. ठीक है, उसके बाद वाइल वन हु कुड नॉट गो बियॉन्ड हिज इंस्ट्रक्शन इन नेगोशिएशन वर कॉल्ड. देखो, आपके जो निसरी हर्थदूत है वो कौन है, जो हेड, मतलब अच्छी खासी नॉलेज है जिनके पास में, जो वेल क्वालिफाइड है वो लोग हैं. ठीक है, एंड देन जो उनके अंडर में है, जो उनके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, वो है आपके परिमितर था दूत. ठीक है, देन आते हैं आपके शासन हरदूत, जो कुछ स्पेशल मैसेंजर्स हैं जिनको स्पेशल टाइम पे स्पेशली जो कोई काम है तो उसके लिए इनको यूज किया जाता है. ठीक है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं. हमने देखा था कि प्रोविंसेस में डिवाइडेड होते थे, स्टेट्स जो होते थे. ठीक है, तो इधर भी आपके जो एम्पायर है, द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू द 4 प्रोविंसेस. ठीक है, ईच अंडर अ गवर्नर. ठीक है, तो चार आपका एक मेजर क्लासिफिकेशन इसका बोला गया है. ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम ना इसका क्लासिफिकेशन ही देख लेते हैं. देखो, एक है आपका उत्तरपथ, यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी की ही बात हो रही है, बी क्लियर विद दैट. ठीक है, उत्तर पथ, दक्षिण पथ एंड प्रचार्य पथ एंड अवंती पथ. ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ पथ हैं जिनके जो प्रोविंसेस हैं, जिनके कैपिटल आपके मेंशन है. उत्तर पथ तक्षशिला, दक्षिण पथ स्वर्णगिरी एंड प्राच्य पथ तोसाली एंड अवंती पथ उज्जैन. ठीक है, तो ये जो आपके बेसिक के 4 प्रोविंसेस हैं, बीच में आपका एक सेंट्रल प्रोविंस मगध भी आ जाता है, उसका कैपिटल पाटलिपुत्र है. बाकी ओवरऑल मगध तो है ही है. ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो है ना, आपका नॉर्दर्न, ईस्टर्न, साउदर्न, ये भी एक बार देख लीजिए. तो नॉर्दर्न में आपका उत्तर पथ है, जो कि आपका नाम से ही समझ में आ रहा है. नॉर्थ में आपका उत्तर पथ है, जो आपका नाम से समझ में आ रहा है. एंड सेम विद दक्षिण पथ, वो भी आपको नाम से समझ में आ रहा है कि साउथ में है. ठीक है, आपका ईस्ट में है आपका प्राच्य पथ. ठीक है, और आपका वेस्ट में है आपका अवंती पथ. ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर है. और ये किसके द्वारा हेड किए जा रहे हैं, बाय द गवर्नर. ठीक है, तो वाइस रॉय कह लो या गवर्नर कह लो, वही रिस्पॉन्सिबल है इनके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इनके जगहों के टैक्स को कलेक्ट करने के लिए. ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द प्रोविंशियल लेवल एक्टेड, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इस लेवल पर, वो चेक ऑन द लोकल गवर्नर. देखो,
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है प्रोविंशियल लेवल पर, उस जैसे अभी स्टेट लेवल पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारी रहेगी वो जो लोकल गवर्नमेंट है उसको चेक करेगी, ठीक है। उसी तरीके से जो प्रोविंशियल लेवल पर मिनिस्टर्स हैं उस टाइम पीरियड के, वो चेक करते हैं जो लोकल गवर्नमेंट है उसको, लोकल गवर्नर जो है उनको चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टैक्स की बात आई तो टैक्स उस टाइम पीरियड पर डायरेक्ट कलेक्ट किए जाते थे, कोई भी बीच में इंटरमीडिएटरीज नहीं हुआ करते थे, ठीक है। जो दूत हैं, जो लोग हैं राजा के, रॉयल जो लोग हैं वही जाते हैं, वही इंडिविजुअली टैक्स कलेक्ट करके लाते हैं। ऐसा नहीं है कि जमींदार बीच में बना दिए गए हैं, आपका फ्यूडल सिस्टम आ गया है, ऐसा वाला सिस्टम अभी नहीं है, ठीक है। There was gap between the highest and the lowest category of the servants. Of course there is, ठीक है। तो वो आपका जो सैलरी मेंशन की गई है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं पता, ठीक है। बाकी आपका हायरार्की रिच पुअर का सेक्शन आपका डिवीजन है ही है सोसाइटी में, राइट। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र वाज कैरिड आउट बाय द 6 कम्युनिटीज। तो मैगस्टीनियस की बुक में दैट इज द इंडिका, इंडिका में इन 6 कम्युनिटीज के बारे में लिखा हुआ है। ईच कम्युनिटी, ईच ऑफ दी 6 कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स दैट आर द 5 एन नंबर्स, ठीक है। 5 मेंबर्स हैं उस कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। तो वो 6 कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं ये देखते हैं। इंडस्ट्रीज, फॉरेनर्स की कम्युनिटी है एक, ठीक है। एक आपकी इंडस्ट्रीज के लिए बनाई गई है, एक आपकी बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक कम्युनिटी आपकी बनाई गई है, ठीक है। ट्रेड से रिलेटेड कोई अफेयर्स है, मैन्युफैक्चर या फिर सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड कोई अफेयर्स है उनके लिए बनाई गई है। बाकी आपके सेल्स टैक्स जो है, टैक्सेस से रिलेटेड भी आपकी एक कम्युनिटीज है बनाई गई है। तो ये जो कमिटी आपकी बनाई गई है ये इन कामों को देख रही है। बेसिकली ये जो कमिटी है 5 मेंबर्स की कमिटी है। आई होप चीजें समझ में आ रही हैं। और ये कहाँ पे मेंशन की गई है? इंडिका में मेंशन की गई है। यू नीड टू रिमेम्बर दिस। आप 2 ही बुकों का तो नाम पढ़ रहे हैं, इनका नाम एकदम आपको क्लियरली याद होना चाहिए, ठीक है। इंडिका एंड अर्थशास्त्र, ठीक है। The tremendous feature of the administration was the maintenance of the youth army. तो बहुत बड़ी आर्मी ये मेंटेन कर रहे थे। इनकी आर्मी में बहुत सारी टाइप की आर्मी थी, चैरियट्स भी थे जिसमें एलिफेंट्स भी थे, जिसमें आगे देखते हैं अभी, चलो वो तो हाँ, ठीक है। सेपरेट अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन अलग चल रहा था, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन अलग चल रहा था। रूरल के लिए अलग आपका गवर्नमेंट, अगर गवर्नर है आपके प्रोविंशियल लेवल पर अलग है, आपके सेंट्रल लेवल पर अलग है, लेकिन सब किसके डायरेक्ट कंट्रोल में है? किंग के डायरेक्ट कंट्रोल में है। दैट इज व्हाई दिस इज मोनार्कियल सिस्टम, ठीक है। ऑटोक्रेटिक है ये, इसीलिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो विलेज लेवल पर जो ग्रामनी है वो हेड है, ठीक है। बाकी जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स है वो भी देखती है इसको एज नॉर्मल, जो हमें हर जगह का पता है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो सिटी का सुपरिंटेंडेंट है, चीफ है, वो मेंटेन करता है वहां के लॉ एंड ऑर्डर को, और भी सारी काफी जो ड्यूटीज है उधर आसपास के एरिया की वो उनको परफॉर्म करता है। तो इट इज क्वाइट एन इजी वन, ठीक है। चलो, तो काफी इंपॉर्टेंट ये अभी आया, हम इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाय द वे, जो आपके मिनिस्टर्स हैं उनको मंत्रीन बोला जाता है, आपके जो हाईएस्ट प्रीस्ट हैं उनको पुरोहित बोला जाता है, आपके जो कमांडर इन चीफ हैं उनको सेनापति बोला जाता है, एंड जो क्राउन प्रिंस है उनको युवराज बोला जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं मिलिट्री ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। तो मिलिट्री जो है 5 सेक्टर्स में बेसिकली डिवाइडेड है, ठीक है। जिसमें आपका पहला इन्फेंट्री, इन्फेंट्री यानी कि जो आपकी पैदल चलने वाली आर्मी है उसको बोला गया है। कैवेलरी जो आपके हॉर्सेस पे बेस्ड आर्मी है। चैरियट्स जो आपके रथ हैं उनको बोला गया है। एलिफेंट फोर्सेस, तो आपको पता है कि जो मौर्यन है या फिर जो मगध है वो ऐसा पहला एरिया है जहां पे एलिफेंट्स का यूज किया गया था, ठीक है, जहां पे एलिफेंट का यूज किया गया था, ठीक है। आपके जो सेलिकस थे, सेलिकस को ट्रीटी, जो सेलिकस ट्रीटी हुई थी उसमें क्या हुआ था? उसमें क्या हुआ था? 500 एलिफेंट्स उनको दिए गए थे, ठीक है। नेवी एंड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, ये एक अलग सेक्टर है आपका आर्मी का। तो ये जो 5 सेक्टर हैं आपके आर्मी के, ये बहुत बड़ी आर्मी को फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, ठीक है। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए। इन्फेंट्री भी है, कैवलरी भी है, चैरियट भी है, एलिफेंट फोर्सेस भी है, नेवी, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन भी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि देख के छोड़ दो, पढ़ना है, याद करना है, समझना है। भाई उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे ही एनिमल्स मिले थे तो एनिमल का यहाँ से स्टार्ट हुआ, एनिमल फोर्सेस यूज किए जा रहे थे। चैरियट्स उस टाइम पे थे ही थे, तो ये यूज क्यों नहीं करेंगे आर्मी में? यूज करेंगे आर्मी में, ठीक है। कैवेलरी हॉर्सेस को भी अच्छे खासे जानते थे। इन्फेंट्री तो होती ही है, यहाँ पे नेवी एंड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन भी है।
तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। जो पेमेंट है वो तो कैश में की जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा सेनापति के बारे में बताया गया है, तो कमांडर इन चीफ है, सेनापति बोलते हैं। नेक्स्ट टू द एम्परर, एम्परर से ऊपर तो नहीं हो सकता ना, नेक्स्ट टू द एम्परर है और पॉइंट भी इसको एम्परर ही करता है। ठीक है, अब मॉरियंस की अगर इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मॉरियंस की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र में आपका लिखा हुआ है 27 अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, 27 अध्यक्ष के बारे में लिखा हुआ है, या फिर आपका उनको सुपरिंटेंडेंट भी बोल सकते हो, जो आपके इकोनॉमी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स को संभालने के लिए इन्वॉल्व है। जैसे आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एक अध्यक्ष देख रहा है, आपके माइनिंग को एक अध्यक्ष देख रहा है, वीविंग को एक देख रहा है, ट्रेड को एक देख रहा है, टैक्सेस को एक देख रहा है, लाइक दैट। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं, तो आपके काफी तरीके के रेवेन्यूज आपको इस टाइम पे देखने को मिलेंगे, बली, भागा एंड ऑल। ठीक है, तो देखो जो मेन सोर्स है इनकम का वो आपका यही है, लैंड रेवेन्यू ही है। ठीक है, जो लैंड पर आपका एग्रीकल्चर हो रहा है उससे आपको रेवेन्यू मिल रहा है एंड ऑल। ठीक है, बट वेरीड फ्रॉम 1/4 टू 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये टैक्स जो है आपका, जो बेसिकली ये आपका भागा टैक्स जो है ना उस टाइम पीरियड का इंपॉर्टेंट टैक्स है। ठीक है, कौन सा टैक्स? भागा टैक्स। तो ये 1/4 से 1/6 तक भी वेरी करता है। इसके साथ में आपका बली टैक्स भी लगता है, जो पहले कभी वॉलेंटरी हुआ करता था। ठीक है, फिर फोर्सफुल टैक्स बना दिया गया। It was directly collected by the king's official from the individual cultivator without bringing the intermediaries. I hope you got it. Tax exemption or reduction was done by the king whenever necessary. तो जैसे अभी होता है, मान लो अभी क्या होता है, हमें टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है। आपके जो किसान हैं उनको भी सम काइंड ऑफ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम प्रोवाइड करते पे करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब ऐसा रहता है कि भाई फसल नहीं हुई है किसानों की, या फिर कोई विपदा आ गई है, तो इकोनॉमी अच्छी नहीं चली है या फिर इनकम अच्छी नहीं हुई है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस टाइम पर टैक्सेस कम कर देती है, किसानों से टैक्स हटा देती है। तो जब भी ऐसा किंग को लगता है भाई कोई दिक्कत है, जब रिडक्शन करना है, एग्जाम्पशन करना है, तो वो किंग कर सकता है, बिकॉज सारी चीजें किंग के हाथ में है भाई, जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, The modern state founded new agricultural settlement to bring the virgin land under the cultivation. अब आपको पता है कि भाई जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो क्या है, लैंड रेवेन्यू है। और रेवेन्यू तो इंपॉर्टेंट है भाई, स्टेट को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या कर रहे हैं, नया नया लैंड ढूंढ रहे हैं, नया लैंड ढूंढ रहे हैं जहाँ पे जो है अच्छा खासा कल्टीवेशन हो सके, अच्छा खासा लैंड रेवेन्यू आपको मिल सके। ठीक है, उसके बाद में जो प्रिंसिपल क्रॉप्स है इस टाइम पीरियड की, तो वैरायटी ऑफ राइस, बार्ली, मिलेट्स, व्हीट, सुगरकेन एंड मोस्ट ऑफ द पल्सेस एंड पीस, ऑयल सीड्स आपके इंपॉर्टेंट है उस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से उन्हीं के बारे में बताया हुआ है। 27 सुपरिंटेंडेंट अध्यक्ष जो है आपके, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को संभालते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग द स्ट्राइकिंग डेवलपमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्लेव्स। ठीक है, तो आप मैगस्थनीज के जब इंडिका को देखते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग हमारे उस टाइम पीरियड में इंडिया में स्लेव्स नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग इंडिया में स्लेव्स नहीं थे, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं लगता है हमें देखने पर। हम जब देखते हैं तो स्लेव्स का कॉन्सेप्ट आपका वैदिक पीरियड से ही आ गया था, तो इस टाइम पीरियड पे स्लेव्स नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है स्लेव सेंटर्ड ना हो। ठीक है, तो स्लेव्स जैसे मान लो किसी को हमने हराया, एनेक्स कर लिया, तो उसके जो आपके सोल्जर्स वगैरह हैं, जो उधर से लोग आए हैं, उनको एज अ स्लेव हमने क्या किया, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में भेज दिया, वहां पे उनको एग्रीकल्चर करना है। ठीक है, स्टेट मेंटेन फार्म on which numerous slaves and hired laborers were employed. Slaves कौन है? जिनको आप सैलरी नहीं देंगे, गुलाम है आपके, करेंगे। ठीक है, हायर्ड लेबरर्स जो है, जिनको लेबर एज अ लेबर लिया है, उनको आप पे करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। चलिए, people from overpopulated areas and prisoners of war were brought to these new settlements to work on the fields. देखो यहाँ पे जो नए सेटलमेंट्स इन्होंने बनाए, वर्जिन लैंड्स इन्होंने ढूंढे हैं, क्रिएट करे हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सके, है ना। वर्जिन लैंड्स क्रिएट करे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सके। भाई इन द एंड क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, उसके लिए जो करना होगा करेंगे। ठीक है, तो उसलिए क्या है, तो अब वहां पे जो, जहां पे मान लो जो एरिया ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड है, वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो आपके जेल में प्रिजनर्स हैं, उनको बोला जाएगा आप यहाँ पे कल्टीवेशन करो।
ठीक है, तो वो लोग आके यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, सेटल हो जाएंगे, और जो किंग के जो लोग हैं वो इसको डायरेक्टली देखेंगे, ठीक है, या फिर जो लोग इसको देखेंगे, जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया है, उनको क्या बोला जाता है, शताध्यक्ष या फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। शताध्यक्ष या फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन भी इस टाइम पे रियलाइज होती है, तो जो इरिगेटेड लैंड है उन पे भी टैक्सेस देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इस नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। बिसाइड स्टेट फार्म्स देयर वर इंडिविजुअल लैंड होल्डर्स। आप देखो, स्टेट के फार्म्स हैं, कुछ कुछ इंडिविजुअल्स के भी फार्म्स होंगे, राइट। कुछ स्टेट अपना काम करवा रही है, कुछ के खुद लैंड ओनर्स हैं, उनके भी फार्म्स हैं, वहां पे वो कल्टीवेशन करा रहे हैं, तो वो भी डिफरेंट वेज में टैक्स पे करते हैं, ठीक है। सेम उनका भी 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस लग सकता है, 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस टैक्स लग सकता है, राइट। टैक्स आपके काफी तरीके के हैं, जैसे आपका पिंड कर है, हिरण्य है, भागा है, भोगा है, एक्सेट्रा है, ठीक है। जैसे आपका भागा जो है ये आपका मेन है इस टाइम पे, आपका बलि है वो भी 1/6 लगता है इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। और आपका वाटर पर भी इस टाइम पीरियड पर टैक्स लग रहा है, ठीक है। आपका पिंड कर भी एक इम्पोर्टेंट टैक्स है इस टाइम पीरियड पर, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट्स। बिसाइड स्टेट फार्म्स देयर वर इंडिविजुअल लैंड होल्डर्स, ये तो हमने अभी देख लिया ना, दिस इज द रिपीटेड लाइन। चलो, आर्टिशंस लिविंग इन टाउन हैड टू पे टैक्सेस आइदर। अब भाई जो आर्टिशंस है, जो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, उनको भी समहाउ टैक्स तो पे करना ही होगा। अब टैक्स के बिना थोड़ी ना छोड़ देंगे, टैक्स तो पे करना ही होगा, तो वो समहाउ कैश और काइंड में अपना जो टैक्स है वो पे करते हैं। ट्रेडर्स एंड आर्टिशंस वर ऑर्गेनाइज्ड इन द एसोसिएशंस कॉल्ड श्रेणीज और गिल्ड्स, ठीक है। तो जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो आर्टिशंस हैं वो अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, एक कम्युनिटी टाइप की फॉर्म कर लेते हैं, जिनको श्रेणीज बोला जाता है या फिर गिल्ड्स बोला जाता है, ठीक है। ये काफी जगह आपने सुना होगा, ये आप जो बुद्धिज्म जैनिज्म या फिर आपने अभी जो पहले भी चैप्टर पढ़ चुके हैं उनमें भी ये आपने टर्म्स श्रेणीज या फिर गिल्ड्स सुना ही होगा, राइट। Mauryans maintained a monopoly over the production of iron। तो हमें पता है कि मॉरियंस की अच्छी खासी मोनोपोली है आयरन के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए भी, उसको भी यूज करने के लिए या फिर उसका भी देखभाल करने के लिए उन्होंने लौह अध्यक्ष को अपॉइंट किया हुआ है, लौह अध्यक्ष को अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। आपको पता है जो आपका लोहा है या फिर जो आपका आयरन है वो आपका आर्मी में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, हर जगह हर तरीके से किसी ना किसी तरीके से यूज किया ही जाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेवेन्यू सिस्टम, एंड रेवेन्यू सिस्टम के बाद में भी आपके अभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो ये छोटा सा रहेगा आपका, उसके बाद में हम थोड़ा सा डिक्लाइन भी लाएंगे और उसके बाद में हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे, फाइनली वी विल मूव ऑन फर्दर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस क्लास के लिए इतना ही सफिशिएंट रखते हैं, इसको आप पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हम आगे इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे, थोड़ा सा और डीप में रेवेन्यू सिस्टम देखेंगे, करेंसी देखेंगे, एंड ऑल वी विल सी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।